हेलो एंड वेलकम बैक क्रिकेट फैंस। जी हाँ, जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ जीती थी और पूरे पाकिस्तान फैंस को आसमान पे चढ़ा दिया था, उतने ही बुरी तरीके से पाकिस्तान टीम ने T20I सीरीज़ हारी है और हम सबको ज़मीन पे लेकर आ गए। अब तक आपने खैर काफ़ी नेगेटिव बातें सुन ली होगी हर किसी से कि पाकिस्तान ने क्या बुरा किया, कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, इसकी जगह नहीं बनती टीम में। लेकिन मैं अपने एपिसोड में पॉजिटिव लेके चलूँगा और हम बात करेंगे कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ और पाकिस्तान को यहाँ से अब क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाइयों, जैसे मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि इसमें भी लर्न है, तो हमें इस सीरीज से लर्न करना होगा कि क्या गलतियां की हैं और इसको कैसे इम्प्रूव करें। दूसरी तरफ आप लोगों ने एक और वीडियो देखी होगी जो काफ़ी वायरल चल रही है आजकल। कुछ हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने ब्रिस्बेन ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की बाबर आजम के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बहुत ही गलत बात है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस एपिसोड में। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्राइडे से। रोहित शर्मा पहला टेस्ट नहीं खेल रहे, उसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और एंड में यार, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर तो बात करना बनता है। एक अजाब ही हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के, हो रही है नहीं हो रही, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, इंडिया ने मना कर दिया है आने से। एक अजीब ही खिचड़ी बनी हुई है, तो इसके ऊपर भी मैं टच बेस करूंगा। तो फिर देर बिल्कुल नहीं करते और शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 73। पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की जो T20I सीरीज हुई है। पूरी सीरीज में आप सबको साफ नजर आ गया होगा कि जो पाकिस्तान मैचेस हारा है वो मोस्टली अपनी बैटिंग की वजह से हारा है। कुछ उसमें फील्डिंग का भी कसूर है, खासतौर पे सेकंड T20I पे। और हमारे जो लेजेंडरी बॉलर्स हैं उनका थोड़ा सा हाथ है इसमें, इस सीरीज को हारने में। ये सब बातें मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा रिजवान को कि क्या खूबसूरती का मुजाहरा किया है उसने, कि अपने आप को बाहर बिठा दिया लास्ट मैच के लिए। उसका रीजन कुछ भी हो, कि वो नए बंदे को चांस देना चाह रहा था, या उसने ये सोचा कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो मैं चुपचाप साइड पे हो जाऊं और किसी यंगस्टर को आके खेल ले दूं। जो भी बात हो, पहला उसका एज अ कैप्टन टूर था ये, और इतना बड़ा डिसीजन लेना, तो ये आपको साफ बताता है कि कितना अच्छा लीडर है वो। इसी बात को अगर मैं और आगे एक्सटेंड करूं तो अब हमें साफ नजर आ गया है कि अब टीम में या तो रिजवान हो सकते हैं या बाबर हो सकते हैं। दो प्लेयर्स एज एन एंकर T20I सीरीज के लिए या मैचेस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। अब सवाल उठता यह है कि बैठेगा तो बैठेगा कौन बाहर। रिजवान तो अभी नए नए कैप्टन बने हैं, तो वो हर मैच या हर सीरीज के लिए तो बाहर बैठ नहीं सकते। बाबर की बात की जाए तो कल फाइनली उन्होंने कुछ स्कोर किया, उन्हीं का स्कोर था जो जहां तक भी टारगेट पहुंचा। अदरवाइज अगर आप बाबर का स्कोर माइनस कर दे तो पूरी टीम ने मिलकर भी सिर्फ 50-60 रन ही बनाए हैं। बाबर के ऊपर और बात करें तो उनकी फॉर्म के ऊपर बात करें या उनकी स्किल्स के ऊपर बात करें, लेकिन यार देखो, एक बात है मैं जो क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बेहतरीन बैट्समैन आज तक हमने नहीं देखा। और अगर उसकी फॉर्म अभी नहीं भी लगी, फिर भी अगर आप उसकी अभी बैटिंग देखें इस पूरी सीरीज में, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक्स खेल रहा था, कवर ड्राइव सब कुछ नजर आ रहा था। मेरे ख्याल से स्किल्स पे या फॉर्म का मसला नहीं है, मोस्टली ज्यादातर एक मेंटल ब्लॉक आया हुआ है। जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके साथ होती है और लोग भी, जैसे फैंस ने बदतमीजी की बाबर के साथ ब्रिस्बेन में, ऐसे इवेंट्स आपके साथ हो रहे हों तो आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से तो यही एक सिचुएशन है जो बाबर के साथ हो रही है। अभी उसने कैप्टनसी छोड़ी है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था, और मुझे अब आगे उम्मीद है यही है कि वो अब पूरी तरीके से बैटिंग पे फोकस करेंगे और बैटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यार देखो, मैंने जैसे अपने पहले भी एपिसोड्स में कहा है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं खेलने के लिए। और यहाँ पे अगर आप नए प्लेयर्स को लाके खड़ा कर दो और उनको बोलो परफॉर्म करो, तो यार उनको तो 4-5 मैचेस से बाउंस समझने में ही निकल जाएंगे। हमारे काफ़ी प्लेयर्स आते हैं जो आते हैं मोस्टली PSL के थ्रू या डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वो कंडीशंस, वो पिचेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के सामने। साहिबजादा फरहान, अब तक उन्हें काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस उनकी देखी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूँ कि उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दो, उनको निकाल दो। उनको 2 या 3 सीरीज और देनी चाहिए, फिर उनको देखना चाहिए कि वो कितने पानी में है, कि ये एक पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं या नहीं T20I सीरीज के लिए। दूसरी चीज़, मुझे थोड़ी सी सिलेक्शन के साइड से समझ नहीं आई कि साइम ODI सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए और कंडीशंस को एक तरीके से नजर आ रहा था कि समझ लिया कि कैसे बैटिंग करनी है और क्या करना है। उनको T20I सीरीज में सिलेक्ट नहीं करना, उनको निकाल देना और उनकी जगह किसी और को लेकर आना,
तो मेरे ख्याल से ये पूरी प्लानिंग बिल्कुल ही गलत थी। साइम को T20I टीम में भी रखना चाहिए था और उनसे ओपन करवानी चाहिए थी। इसी तरह मैं फ़खर जमान की बात करना चाहूँगा यहाँ पे, तो इस कंडीशंस में फ़खर जमान का होना भी बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है, काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो ओपनिंग का बनता वो साइम और फ़खर जमान का बनता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर इन दोनों को लेकर आते ओपनर तो फिर रिजवान और बाबर कहाँ फिट होते। उस्मान खान की बात करूं, नो डाउट सेकंड T20 में बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन थर्ड T20 में आई डोंट नो कि वो किस माइंडसेट से आए थे, उनको क्या बोल के भेजा गया था पीछे कि वो बिल्कुल ही एब्सेंट नजर आ रहे थे कंडीशन से कि क्या हो रहा है मैच में क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल भी मैच अवेयरनेस नहीं थी, बस आते ही पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया हर बॉल को और इन दी एंड वो आउट होकर चले गए। देखो यार, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो काफ़ी नए प्लेयर्स हैं, तो इन सब को डेवलप होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन ऐसी नहीं कि जहां पे आप इनको उतार दो और बोलो कि मैच जितवा के दो हमें। हम अगर अपनी हिस्ट्री में भी जाएं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से ही बहुत बेकार है। इवन तो हमारे जो लेजेंड्स भी खेला करते थे, वसीम अकरम, वकार, शुएब अख्तर, वो जो एरा था उस टाइम पे भी पाकिस्तान को इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं देता था ऑस्ट्रेलिया में आके। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीता है 22 साल के बाद, और वो भी इतने अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा अगर आप चेक करें तो हमारे जितने भी स्टैट्स हैं, हम कभी भी तीनों फॉर्मेट में टॉप नहीं कर रहे होते। या तो कभी हमारी टेस्ट टीम अच्छी होती है, कभी ओडीआई टीम अच्छी होती है, कभी T20I टीम अच्छी होती है। एक सरफराज का एरा था जब T20I में पाकिस्तान टॉप किया करता था, हाईएस्ट ट्रैक रिकॉर्ड था हमारा ऑल आउट करने का सारी टीम्स को, और अब हम खुद ही ऑल आउट हो रहे हैं। तो अगर ये एक प्रोस्पेक्टिव है पाकिस्तान का कि नए प्लेयर्स को लेकर आना है, नए प्लेयर्स को चांस देना है T20I में, तो उनको फिर डेवलप होने का भी टाइम देना पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नए प्लेयर्स आए, वो आते ही बिल्कुल ज़बरदस्त खेलना शुरू हो जाए, तो उनको डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। साइम की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है क्योंकि उसको काफ़ी टाइम तक टेस्ट में भी और DI में भी काफ़ी चांसेस देते रहे कंटिन्यूसली कि उसको डेवलप होने दे, उसको फॉर्म में आने दे, उसको यूज टू होने दे फॉर्मेट का, और अब वो एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यही एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें बाकी प्लेयर्स को भी देनी पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो काफ़ी एक अच्छे प्लेयर्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं इस सीरीज में। न्याजी की मैं बात करना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा मुझे बैट्समैन नज़र आ रहा है मिडल ऑर्डर में। वो ओडीआई में भी, टेस्ट में भी, इवन बहुत एक अच्छी सेंसिबल इनिंग्स वो खेल रहा है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आके उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो अगर ये पाकिस्तान में या जिम्बाब्वे में और ऐसी जगहों पे अगर ये पाकिस्तान टीम का पार्ट होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बॉलिंग की मैं बात करूँ तो अब्बास अफरीदी, जहानदार का कल पहला मैच था, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, दिमाग से बॉल करवा रहे हैं, दोनों के पास पेस नहीं है लेकिन क्या ज़बरदस्त वेरिएशन दोनों करवा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान टीम में कि आगे चल के ये लड़के डेवलप हो सकते हैं, खेल सकते हैं, जो हम काफ़ी रिलाय करते हैं अपने 3 बॉलर्स के ऊपर, शाहीन, नसीम और रऊफ़। तो ये जो एक गैप है ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे पास अब ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, बॉलिंग में भी हमारे पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, बैटिंग में भी। अब ये काम पीसीबी का है कि किन को ये आइडेंटिफाई करे कि ये एक स्टार बन सकता है प्लेयर, ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे चल के, उनको अपने विंग में ले, उनको और ज़्यादा डेवलप करे, उनको सीरीज़ खिलाए। देखो यार, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट चल रही है, हम ये सदियों से देखते हुए आ रहे हैं कि कभी अप है कभी डाउन है, बहुत ज़्यादा हम डाउन ही देखते हैं। कभी कभार एक ऐसी सीरीज़ या एक ऐसा टूर्नामेंट पाकिस्तान का आ जाता है जहाँ पे वो पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर देते हैं। यही एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ में भी उन्होंने की। उसी को लेके अगले हम 5-10 साल खुशियाँ मनाते रहते हैं और फिर काफ़ी तरफ पाकिस्तान का डाउनफॉल ही चलता रहता है। लेकिन ये पॉजिटिव साइंस है कि टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान जीता है बहुत अच्छे तरीके से, ओडीआई सीरीज़ जीता है, तो ये 2 फॉर्मेट में पाकिस्तान अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है, कर रहा है। इस तरह T20I की बात की जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपने फ्लॉस नज़र आ गए हैं, उनके ऊपर वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आगे चल के फ्यूचर इन नए लड़कों का ही है। देखो यार, शाहीन की पेस नहीं निकल रही, नसीम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में, रऊफ़ जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के लिए ही प्रिफर्ड होते हैं। अगर उनको आप फ्लैट ट्रैक्स पर लेकर आ जाओ बॉलिंग करवाने के लिए, वहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से पिटते हैं। तो जब अगर आपके पास इतना बड़ा पूल होगा प्लेयर्स पिक करने का, तो आप कंडीशन वाइज, सीरीज वाइज प्लेयर्स पिक कर सकोगे, आप सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स के ऊपर रिलाई नहीं करोगे। यही चीज़ बैटिंग की साइड पे भी आती है। यही आप देख सकते हो क्या डिफ़िकल्ट कंडीशंस है, वहाँ पे हमें किन बैटर्स को पिक करना है, किन बैटर्स को ड्रॉप करना है। सलमान अली आगा की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से T20I उनका फॉर्मेट नहीं है, उनको खुद ही खेलना नहीं चाहिए, उनको ना ही वाइस कैप्टनसी लेनी चाहिए थी उसकी।
टेस्ट के ओडीआई के बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ पीएसएल में अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो उसकी बेस पे उनको इंटरनेशनल टीम में नहीं इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि सलमान अली आगा का गेम भी बहुत सिमिलर है बाबर की तरह, रिजवान की तरह। हमें 3-3 एंकर्स T20 सीरीज में नहीं चाहिए। बहुत शॉर्ट फॉर्मेट होता है, बहुत ही क्विक वहां पे खेलना होता है और कैपिटलाइज करना होता है। अगर आप पूरी इनिंग देखें, लाइक मैं हमेशा कहता हूं भाई पावर प्ले में मैच जीतना होता है, पावर प्ले में मैच जीतना होता है। पावर प्ले में काफी अच्छा पाकिस्तान खेली लास्ट मैच में, लेकिन फिर वही बात जब पावर प्ले खत्म हुआ तो उसके बाद लाइन लग गई विकेट की, कोई और आया ही नहीं स्कोर करने के लिए। अभी हम सबसे ज्यादा मिस ये भी कर रहे हैं कि कोई फिनिशर नहीं है हमारी टीम में। किसी एक अच्छे फिनिशर को अगर हम ऐड कर दे टीम में, आइडेंटिफाई कर लें कौन वो पोजीशन ले सकता है, तो ये गैप खत्म हो जाएगा। इफ्ती मेनिया को हम इतने ज़माने से चला रहे थे, उनको हम एज अ फिनिशर लेके चल रहे थे, इतना ज़्यादा वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से नए प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उस्मान खान का रोल क्लियर करना चाहिए यहाँ पे कि वो एक एज अ हिटर खेले टीम में या एक इनिंग्स को बना के चले। जैसे अगर आप सेकंड T20 आए देखे तो उन्होंने बिल्कुल एक मैच बनाया बहुत ज़बरदस्त, न्याजी के साथ खड़े होकर दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी और वो तकरीबन मैच लेके जा रहे थे। वो तो अनलकीली वो आउट हो गए वहां पे, नहीं तो ये मैच जीत जाते। लेकिन वही एक बात है कि टेम्परामेंट की बात है जो उस्मान खान में अभी थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन वो यही कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा खेल खेल के ही सीखता है ये सब चीज़ें। तो अपने टेम्परामेंट में भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, कब किस बॉल को हिट करना है, किसको रोकना है, कितनी लंबी इनिंग्स लेके चलनी है। जब वो मैच बहुत क्लोज आ चुका था सेकंड T20 आई में, पाकिस्तान जीत रहा था, तो वहां पे उनको काफ़ी सेंसिबली खेलना था। जिस बॉल पे वो आउट हुए बहुत पुअर शॉट सिलेक्शन थी जिसकी वजह से वो आउट हुए। खैर मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान टीम में, जो हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी, इंप्लीमेंट होती रहेंगी और पाकिस्तान टीम यहाँ से आगे ही जाएगी। पाकिस्तान टीम यहाँ से काफ़ी इंप्रूव करेगी, काफ़ी सीख के जाएगी इस सीरीज़ से। काफ़ी नए लड़के टीम में आए हैं, इनको टाइम दें इंप्रूव होने का, ज़्यादा नेगेटिव इनके ऊपर बातें ना करें। अब मैं बात करूं बाबर आजम की कि जो उनके साथ फैंस ने बदतमीज़ी की, तो यार देखो जो भी हो आपका सबसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वही है। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो पाकिस्तान की या रिकॉर्ड्स उसके देख लो तो सबसे बेहतरीन उसके, अभी भी सबसे हाईएस्ट स्कोरर T20 आई का वही बैठा हुआ है वर्ल्ड में। थोड़े बहुत ऊपर नीचे पैचेस लोगों के आते हैं, फॉर्म थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, लेकिन ये जब ये बड़े प्लेयर्स होते हैं ये इससे निकल के भी बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। कोहली की मिसाल आपके सामने, उनका बैड पैच आया, फिर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर बहुत जबरदस्त तरीके से अपना कमबैक किया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के न्यू ओपनर फ्रेजर की मैं बात करूं जिन्होंने अभी डेविड वार्नर को रिप्लेस किया है, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी हमने खास एक इनिंग नहीं देखी इंटरनेशनल कैरियर में उनके। आईपीएल में नो डाउट बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, बट ही इज फिलिंग अ बिग शूज, उन्होंने डेविड वार्नर को रिप्लेस किया है। लेकिन यही कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये एक ना एक कोई ऐसी इनिंग खेल लेगा कि फिर पूरी दुनिया खड़े होकर इसके तालियां बजाएंगी। इसके अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, बहुत क्लोजली बॉल को वॉच करता है। तो वो यही कि आपको प्लेयर को टाइम देना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करने का टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये सब भी एक अच्छे प्लेयर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप कर लेंगे। बाबर आजम की तकरीबन एज 30 ईयर्स हो चुकी है, मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल या मैक्सिमम 6 साल और बचे उनके कैरियर में। लेकिन फैंस की एक्सपेक्टेशन आई थिंक उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी कि अगर जब तक वो 50 ना मारे कोई भी उनसे सेटिस्फाई नहीं होता। इस पूरी सीरीज में भी इतने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन अगर आप उनके शॉट्स देखो, जिस तरह वो खेल रहे हैं, वो सब चीज़ें आप अगर आप ऑब्जर्व करो तो मेरे ख्याल से तो फॉर्म से आउट वो नहीं हुए हैं। वही मैंने पहले स्टार्ट ऑफ द एपिसोड कहा कि थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक है, वो जब हट जाएगा तो फिर आप देखना बाबर आजम कैसे फॉर्म में आते हैं। अब T20 आई में उनकी जगह बनती है नहीं बनती, ये मैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ही छोड़ दूंगा। खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, मेरे ख्याल से तो या तो बाबर हो या रिजवान हो, दोनों नहीं खेल सकते T20 आई फॉर्मेट में। खैर पाकिस्तान की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुई है। ओडीआई सीरीज़ जीते हैं 22 साल बाद, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान T20 आई में भी अपने आप को इम्प्रूव करेगी और एक अच्छे तरीके से कमबैक करेगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अब सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, टेस्ट सीरीज़ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि दोनों ने ये मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल सके। रोहित शर्मा पहला टेस्ट नहीं खेले और सुनने में आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो कैप्टनसी करेंगे। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने होते हैं बहुत मज़ा आता है टेस्ट मैच देखने का। दोनों बिग पावर हाउसेस जब आमने सामने होंगे तो एक अलग ही लेवल होगा मैच का। तो होपफुल एक अच्छी सीरीज हो, दोनों की तरफ से फाइट देखने को मिले, वन साइडेड सीरीज ना, वो सबसे बुरी चीज होती है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए, बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। जब सीरीज स्टार्ट होगी तो उसके ऊपर और हम डिटेल्स में बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं आखिरी में। यार इंडिया ये क्या मजाक है यार, आ जाओ खेल लो, खत्म करो ये सब, क्या रोना धोना है कि मुझे नहीं आना नहीं खेलना,
गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही, सारे मैचेस आपके लाहौर में रखवा दिए, या तो आप बॉर्डर के उस पार कहीं होटल वोटल ढूंढ के वहीं रुक जाओ, मैच खेलने के लिए आ जाना, उसके बाद वापस हम आपको होटल भेज देंगे। ऐसा कुछ सेटिंग वेटिंग बना लो यार, बीच में कर लो। अब ये बातें निकल कर आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं नहीं है, ये कि आईसीसी ने बोला है कि भाई पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल करो, नहीं करोगे तो साउथ अफ्रीका के पास चली जाएगी। खैर ऐसा कोई क्लियर रिस्पांस इन राइटिंग आईसीसी की तरफ से नहीं आया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि इन राइटिंग उनको जो भी डिसीजन है आईसीसी का वो प्रोवाइड करे। इंडिया ने अगर मना कर दिया आने से, तो अब आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो अभी तक पाकिस्तान रिस्पॉन्स का वेट कर रही है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं कि जहां पाकिस्तान को बोला जाए कि भाई यू हैव टू चॉइसेस के हाइब्रिड मॉडल करो, या हम उठा के सीरीज़ किसी और कंट्री में लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे पाकिस्तान को बिल्कुल फर्म स्टैंस लेना चाहिए। हम चैंपियंस ट्रॉफी से बायकॉट कर रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे, और फ्यूचर में हम इंडिया के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। ये जो डिसीजन है ये शायद पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में थोड़ा अफेक्ट करेगा कि फाइनेंशियली साइड ऑफ इट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आईसीसी को काफ़ी अफेक्ट करेगा फाइनेंशियली, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच होता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है पूरी दुनिया से। स्पॉन्सर्स काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं इस मैचेस में। अगर यही मैच ख़त्म हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक फाइनेंशियली हिट होगा आईसीसी के लिए। कि लास्ट टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया चला गया था इसी बात पे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी, वहाँ पे पाकिस्तान झुक गया, तो ठीक है एक अच्छा स्टेप था, लेकिन यहाँ पे अब बिल्कुल फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने ये एग्री किया कि हाँ सही है हाइब्रिड मॉडल कर लेते हैं या सीरीज़ कहीं और ले जाए और हम खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरी चीज़ होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बिल्कुल एक सॉलिड डिसीजन और सॉलिड स्टैंड पे रहना चाहिए। भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, अगर कहीं और हुई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं होगा और फ्यूचर में इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। तो खैर देखते हैं, बहुत ही जल्दी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम आने वाला है, सीरीज़ शुरू होने में कुछ ही महीने रहे हैं, तो देखते हैं पूरी स्टोरी क्या अनफोल्ड होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करने के, आगे आ रही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़, उसके ऊपर मैं सारे एपिसोड्स बनाऊँगा और उसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।